गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 19 अक्टूबर और आज के इस सेशन में 19 अक्टूबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। ज्योति यारा जी ने महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में रचा इतिहास, ऐसा करने वाली बनी पहली भारतीय एथलीट। श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणा तिलक को उनके उपन्यास 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए मिला बुकर पुरस्कार 2022। इजराइल और लेबनान समुद्री विवाद पर ऐतिहासिक समझौते पर हुए सहमत। हैदराबाद ने जीता वर्ल्ड ग्रीन सिटी का खिताब। रेल मंत्री ने भारत के पहले एल्यूमीनियम फ्रेट रैक का किया उद्घाटन। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने आयान खान। बंधन बैंक ने सौरभ गांगुली को नियुक्त किया अपना ब्रांड एम्बेसडर। अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में किया गया नामित। रोजर बिन्नी बने BCCI के नए अध्यक्ष। उल्फ क्रिस्टनसन चुने गए स्वीडन के नए प्रधानमंत्री। गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का हुआ आगाज। अब डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो अब डिस्कस कर लेते हैं BCCI के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट आप सभी याद रखेंगे, BCCI की स्थापना कब की गई थी। तो BCCI की स्थापना की गई थी 1928 में। BCCI का मुख्यालय कहां पर है फ्रेंड्स। तो मुंबई महाराष्ट्र में है। कहां पर है याद रखेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में है। BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे। BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर होगा R.E. ग्रांट गोवन। R.E. ग्रांट गोवन जो कि BCCI के पहले अध्यक्ष थे। BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं रोजर बिन्नी। नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, आगामी परीक्षा के लिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोजर बिन्नी बन गए हैं BCCI के नए अध्यक्ष। और इन्होंने किसका स्थान लिया है। तो इन्होंने स्थान लिया है सौरभ गांगुली का। तो बात हो गई अध्यक्ष की। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। BCCI के उपाध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे आप सभी, राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला को BCCI का उपाध्यक्ष बनाया गया है। BCCI के सचिव कौन है। तो BCCI के सचिव हैं जय साहा। BCCI के सचिव कौन है फ्रेंड्स, याद रखेंगे जय साहा है। अरुण धूमल ये कौन बने हैं फ्रेंड्स। तो ये बनाए गए हैं IPL के अध्यक्ष। IPL के अध्यक्ष अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन बनाए गए हैं फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे IPL के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण धूमल। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे, R.E. ग्रांट गोवन थे। BCCI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं रोजर बिन्नी जिन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया है। BCCI के सचिव हैं जय साहा। BCCI के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव शुक्ला। अब आप लोग बताइए राजीव कुमार कौन है वर्तमान में। राजीव कुमार किस पद पर हैं, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रोजर बिन्नी को आप सभी पिक में देख सकते हैं जो कि BCCI के अध्यक्ष बन गए हैं। फ्रेंड्स हाल ही में BCCI की 18 अक्टूबर को बैठक हुई है जिसमें कुछ फैसले भी लिए गए हैं। डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने सर्वसहमति से पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रोजर बिन्नी को अध्यक्ष बना दिया है। तो ये पॉइंट तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, है ना। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे आप सभी कि BCCI के जो रोजर बिन्नी अध्यक्ष बने हैं ये 36वें अध्यक्ष हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे आप सभी। BCCI की जो बैठक हुई है इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि 2023 में पाकिस्तान में होने वाले एशियाई क्रिकेट कप में भाग नहीं लेगा भारत।
2023 में एशियाई क्रिकेट कप कहां पर होने वाला है? पाकिस्तान, जिसमें भारत भाग नहीं लेगा, ये निर्णय लिया गया है। और महिलाएं आईपीएल को भारत में शुरू करने का भी फैसला किया गया है, यानी कि महिला आईपीएल जो कि भारत में शुरू करने का निर्णय भी इस बैठक में लिया गया है। वार्षिक आम बैठक में पहली महिला आईपीएल को भी मंजूरी दी है, जिसमें 5 टीमें शामिल होंगी। फ्रेंड, जो महिला आईपीएल भारत में होगा इसमें 5 टीमें शामिल होंगी, यहाँ आपको क्लियर होगा। 5 टीमें इसमें शामिल होंगी और इसे मार्च 2023 में दक्षिण अफ्रीका में 26 फरवरी को समाप्त होने वाले महिला T20 विश्व कप, यानी कि याद रखेंगे आप सभी, महिला T20 विश्व कप 2023 में कहां होने वाला है? तो दक्षिण अफ्रीका में होने वाला है। फ्रेंड्स, महिला T20 विश्व कप के ठीक बाद आयोजित किया जाएगा, ये फैसला लिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है जो बीसीसीआई ने अपनी बैठक में लिए हैं, ये आप सभी याद रखेंगे। अन्य पदाधिकारी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सचिव जैसा याद रखेंगे, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आशीष सेलार को बनाया गया है कोषाध्यक्ष। संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है देवजीत सेकिया को और आईपीएल के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरुण धूमल। आगे बढ़ते हैं, तो बीसीसीआई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। याद रखेंगे आप सभी, 10 बजे रोज रात को 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास रहती है, जिसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आप सभी को रिवीजन कराए जाते हैं। तो इस क्लास को भी आप सभी अटेंड कर सकते हैं, ये क्लास लाइव होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के लेखक सेहान करुणा तिलक द्वारा रचित उपन्यास, इनका उपन्यास है फ्रेंड्स 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ने बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार 2022 किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो उपन्यास का नाम याद रखेंगे 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ये उपन्यास किसका है? तो ये श्रीलंकाई लेखक हैं जिनका नाम है सेहान करुणा तिलक। कहाँ के हैं फ्रेंड्स ये? तो ये श्रीलंका के हैं, जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 के। फ्रेंड्स, याद रखेंगे बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दोनों अलग अलग हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेहान को आप सभी पिक में देख सकते हैं और ये पुरस्कार जीतने वाले दूसरे श्रीलंकाई बन गए हैं। पुरस्कार इन्हें किसने दिया है? तो यूके की पटरानी कैमिला द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया है, यानी कि इन्हें जो ये पुरस्कार दिया गया है वो कहां पर दिया गया है? तो यूके में दिया गया है। ये पॉइंट आप सभी याद रखेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में। तो पहले जानेंगे बुकर पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार जिससे पहले मैन बुकर पुरस्कार भी कहा जाता था, पहले इसे किस नाम से जानते थे? तो मैन बुकर पुरस्कार के नाम से इसे जानते थे, याद रखेंगे आप सभी। स्थापना की गई थी 1968 में, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था 1969 में। स्थापना 1968 में होती है और पहली बार जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका 1969 में दिया जाता है और पहली बार यह पुरस्कार दिया जाता है पीएस न्यूबी को। पीएस न्यूबी को इनके उपन्यास के लिए, इनकी कृति के लिए जिसका नाम है समथिंग टू आंसर फॉर के लिए इन्हें पहला बुकर पुरस्कार दिया जाता है। कितने भारतीयों को बुकर पुरस्कार अब तक मिल चुका है? नाम देख लेते हैं एक बार। तो पहली भारतीय है अरुंधति राय, जिन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, फ्रेंड्स याद रखेंगे इनकी कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें 1997 में यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद 2006 में किरण देसाई को यह पुरस्कार मिला है। फिर 2008 में व्हाइट टाइगर के लिए यह पुरस्कार अरविंद अडिगा को दिया गया है। तो ये कुछ भारतीय हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। खासकर पहला नाम आप याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। अब डिस्कस कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में, जो कि गीतांजलि श्री को दिया गया है 2022 का। अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 पूछे
तो आंसर होगा गीतांजलि। ठीक है, इनका उपन्यास है टॉम ऑफ सेंट। रेत की समाधि के लिए इन्हें 2022 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और फ्रेंड्स यह हर साल बुकर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्योति यारा जी ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की कितने मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड में, फ्रेंड्स याद रखेंगे 13 सेकंड से कम समय में पूरी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स इन्होंने 100 मीटर कितनी दौड़, तो याद रखेंगे 100 मीटर दौड़। इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। और इन्होंने यह कीर्तिमान कहां स्थापित किया है, यानी कि ये जो रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया है वो कहां पर बनाया गया है, तो बेंगलोर में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने यह कीर्तिमान हासिल किया है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आप सभी याद रखेंगे, रुद्रास पाटिल मिस्र में निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड जीत लिया है। साथ ही पॉइंट याद रखेंगे कि रुद्रास पाटिल इनका संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी से ये रिलेटेड है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किस भारतीय शहर को प्राप्त हुआ है, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 ये किसे दिया गया है, तो ये हैदराबाद को दिया गया है। डिस्कस कर लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में फ्रेंड्स। तो हैदराबाद को दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 और दूसरा लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में भी यह पुरस्कार हैदराबाद को दिया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं हैदराबाद के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है फ्रेंड्स। किसकी राजधानी है, तो तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है। और मूसी किसकी सहायक है, मूसी नदी किसकी सहायक है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक है। कृष्णा नदी की सहायक है। हैदराबाद को भारतीय संघ में किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया था, तो ऑपरेशन का नाम याद रखेंगे ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था, तो 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो इतनी जानकारी आप सभी हैदराबाद के बारे में याद रखेंगे। एक और पॉइंट है, याद रखेंगे आप सभी कि फॉर्मूला ई रेसिंग की जो मेजबानी है 2023 में हैदराबाद द्वारा की जाएगी। इंदौर के बारे में आप सभी याद रखेंगे, वाटर प्लस शहर, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, तो इंदौर है। वाटर प्लस शहर इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में आता है। जबलपुर के बारे में याद रखेंगे, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क, जियोलॉजिकल पार्क कहां पर बनेगा फ्रेंड्स, तो ये जबलपुर में बनेगा। और जबलपुर कहां पर आता है, तो मध्य प्रदेश में आता है। चेन्नई से याद रखेंगे, देश का पहला ड्रोन एक्सपो, देश का पहला जो ड्रोन एक्सपो है ना, ये कहां हुआ है, तो ये चेन्नई में हुआ है। और साथ ही में आप सभी को ज्ञात होगा कि देश में पहली बार शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भी चेन्नई के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्फ क्रिस्टरसन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री बन गए हैं स्वीडन के। कहां के बन गए हैं, तो स्वीडन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं उल्फ क्रिस्टरसन, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। अन्य ऑप्शंस के बारे में याद रखेंगे आप सभी, डेनमार्क की पीएम कौन है, डेनमार्क की पीएम कौन है, तो मेटे फ्रेडरिक्सन है। मेटे फ्रेडरिक्सन कहां की पीएम है, डेनमार्क की है। फिनलैंड की याद रखेंगे सना मरीन, सना मरीन कहां की पीएम है, तो ये फिनलैंड की पीएम है। और ब्रिटेन की पीएम बनी है लिज ट्रस, लिज ट्रस कहां की पीएम बनी है, तो ये ब्रिटेन की पीएम बनी है। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्वीडन के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, स्वीडन कहां पर आता है, तो स्वीडन आता है यूरोप महाद्वीप में।
स्वीडन कहाँ पर आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। और आप सभी को ज्ञात होगा कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की घोषणा की है। नाटो में शामिल होने की घोषणा स्वीडन और फिनलैंड के द्वारा की गई थी। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। स्वीडन के प्रधानमंत्री बन गए हैं उल्फ क्रिस्टरसन। तो ये पॉइंट आप सभी स्वीडन के बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रक्षा कंपनियों को समर्पित 12वां डिफेंस एक्सपो 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो डिफेंस एक्सपो होगा ना, ये गांधीनगर में होगा। गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। और याद रखेंगे ये 12वां डिफेंस एक्सपो है। कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये 12वां है। 11वां कहाँ पर हुआ था? तो 11वां हुआ था लखनऊ में। 11वां डिफेंस एक्सपो कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और ये 12वां है जो कि 20 अक्टूबर तक चलेगा। डिस्कस कर लेते हैं आगे। जो 12वां डिफेंस एक्सपो है इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स? इसकी थीम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, पाथ टू प्राइड, ये इस बार की इसकी थीम है। और फ्रेंड्स पहली बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आयोजन में मंडप स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया है। यानी कि पहली बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी बुलाया गया है। अब जान लेते हैं कि ये डिफेंस एक्सपो क्या है। तो फ्रेंड्स यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो डिफेंस एक्सपो का जो उद्देश्य है ना फ्रेंड्स, तो पहला पॉइंट है कि भारत से रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना। सेकंड याद रखेंगे, विदेशी कंपनियों को भारत में रक्षा टाइप और व्यापार के अवसर का पता लगाने के लिए आमंत्रित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। 2 साल में यह, यानी कि परंपरागत रूप से हर 2 साल में यह दिल्ली में होता था। पहले ये कहाँ होता था? तो दिल्ली में होता था। दिल्ली में आयोजन किया जाता था इसका, लेकिन बाद में इसे गोवा 2016, चेन्नई 2018 और लखनऊ 2020 में आयोजित किया गया। फ्रेंड जो गांधीनगर में हो रहा है ना, ये पहले मार्च में होना था। कब होना था? तो ये मार्च में होना था, लेकिन इसे कुछ कारणों की वजह से स्थगित कर दिया गया था, जो कि अब हो रहा है जाके अक्टूबर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर। कहाँ पर किया गया है? तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। फ्रेट रैक का नाम क्या है? तो 61 BOB RNHSM फर्स्ट इसका नाम है, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि 61 खबरों में रहा, ये क्या है? तो याद रखेंगे ये फ्रेट रैक है, किसके? एल्यूमिनियम के। इनका डिजाइन किसने तैयार किया है या इन्हें विकसित किसने किया है? तो RDSO और हिंडाल्को बेस्को बैगन के सहयोग से इन्हें डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल और किस देश के बीच हाल ही में समुद्री विवाद पर समझौता हुआ है? तो फ्रेंड्स इजराइल और लेबनान के बीच काफी समय से समुद्री विवाद चला आ रहा था, जब से इजराइल की स्थापना हुई थी तब से लेकर। लेकिन अमेरिका के सहयोग से, किस देश के सहयोग से? तो अमेरिका के सहयोग से इस विवाद को सुलझा दिया गया है। यानी कि लेबनान और इजराइल के बीच जो सीमा विवाद था ना, इसे सुलझा दिया गया है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, लेबनान। बढ़ते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं लेबनान के बारे में। तो बैरूत किसकी राजधानी है? लेबनान की है, याद रखेंगे आप सभी। लेबनान की मुद्रा को कहते हैं लेबनानी पाउंड। लेबनान के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो मिशेल आउन है। इनका नाम याद रखेंगे क्योंकि लेबनान सुर्खियों में है, तो हो सकता है मुद्रा या राजधानी आपसे पूछ ली जाए। मैप में देख लेते हैं कि लेबनान कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लेबनान, और ये है इजराइल। अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेडिटेरियन सी से लेबनान की सीमा लगती है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर होगा हाँ। याद रखेंगे ये है मेडिटेरियन सी, जिससे लेबनान और इजराइल दोनों की सीमा लगती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेड सी। डेड सी से दो देश सीमा बनाते हैं, एक है आपका इजराइल और दूसरा है जॉर्डन। अब आप लोगों को बताना है कि जॉर्डन की राजधानी क्या है।
जॉर्डन की राजधानी क्या है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्लोवाक गणराज्य यानी कि स्लोवाकिया भारत के राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स, स्लोवाक गणराज्य में भारत की नई राजदूत बनी है अपूर्व श्रीवास्तव। किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे, अपूर्व श्रीवास्तव को भारत का राजदूत बनाया गया है। कहां पर? स्लोवाकिया में। सीबी जॉर्ज ये जापान में भारत के राजदूत बने हैं। कहां पर? जापान में। प्रणय वर्मा बने हैं बांग्लादेश में। कहां पर बने हैं फ्रेंड्स? याद रखेंगे, बांग्लादेश में। और प्रदीप कुमार रावत कहां पर हैं भारत के राजदूत? तो ये चाइना में है। आगे बढ़ते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं स्लोवाकिया के बारे में। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, स्लोवाकिया कहां पर आता है? तो ये यूरोप महाद्वीप में आता है। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो ब्रातिस्लावा है। राष्ट्रपति जोजान है, मुद्रा यूरो है और राजभाषा है यहाँ की स्लोवाक। तो ये पॉइंट आप सभी स्लोवाकिया के बारे में याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं अयान खान। और ये कहाँ के हैं? तो ये ऑलराउंडर हैं यूएई के, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के ये खिलाड़ी हैं और ये क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो मोहम्मद अमीर जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। सुनील छेत्री के बारे में याद रखेंगे, ये भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि इस समय काफी प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के बारे में याद रखेंगे, बंधन बैंक की स्थापना 2001 में की गई थी। बंधन बैंक के वर्तमान में सीईओ चंद्रशेखर घोष और बंधन बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो कोलकाता में है। अब आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि एसबीआई का मुख्यालय कहां पर है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स में देंगे। अब कल की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो किस देश के वैश्विक संचार नेटवर्क OneWeb के 36 उपग्रहों को लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स, ये यूके के होंगे और इसकी जो लॉन्चिंग होगी ना वो 23 अक्टूबर को होगी। कब होगी? तो 23 अक्टूबर को इसरो के द्वारा इन्हें लॉन्च किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले निलंबन पुल को मंजूरी दी है? तो ये कृष्णा नदी पर बनाया जा रहा है। 90वीं इंटरपोल महासभा कहां हो रही है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना अकादमी एजी माला किस राज्य के मराकक्कर वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना पाल नौका प्रतियोगिता 2022 का आयोजन करेगी? तो ये आयोजन किया जाएगा भारतीय नौसेना द्वारा केरल में। किस देश ने भारत से 6 भारतीय वायुसेना को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है ताकि उन्हें उस द्वीप पर फिर से लाया जा सके जहां वे 17वीं शताब्दी के अंत तक गायब हो गए थे? तो ये अनुरोध किया गया है श्रीलंका के द्वारा। भारतीय रेलवे किस ट्रेन की तर्ज पर मालगाड़ी ट्रेन शुरू करेगा? वंदे भारत की तर्ज पर। खबरों में रही भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है IS अरिहंत। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो हरियाणा इस इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश बन गया है फ्रेंड्स। किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अणुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? अष्टप्रधान के नाम से मंत्री परिषद को जाना जाता था। 1700 ईस्वी में राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध
युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा, ताराबाई। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है, जस्ता का। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, गोदावरी नदी को। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है देवप्रयाग। याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्या है तो देवप्रयाग है। मृदु साबुन के नमूनों में क्या होता है, पोटेशियम होता है। किस अनुच्छेद में जीवन की रक्षा व्यक्तित्व स्वतंत्रता का प्रावधान है, आर्टिकल 21 में। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। हमारे संविधान में मुख्य रूप से कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। वेल्थ ऑफ नेशन किताब को किसने लिखा है, तो एडम स्मिथ के द्वारा इसे लिखा गया है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किस कंपनी ने भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के प्रदर्शन को मापने के लिए भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स लॉन्च किया है, तो ये कॉइन स्विच कुबेर के द्वारा लॉन्च किया गया। रानीपुर वन विहार कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है और इससे टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है, इसलिए यह सुर्खियों में है। हड़प्पा स्थल दैमाबाद निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है, तो ये प्रभा नदी के तट पर है, जो कि गोदावरी की सहायक है। किसकी सहायक है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे यह नदी गोदावरी की सहायक नदी है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 32 के तहत। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का क्या नाम है। अगला क्वेश्चन है कि T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुआ। तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।